हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पोदार कॉमर्स एकेडमी। आज हम लोग इनकम टैक्स का कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लोग इनकम टैक्स, व्हाट इज इनकम टैक्स क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। ये जो भी इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं ये आपके एग्ज़ाम्स में शॉर्ट नोट्स में 100% आएंगे ही आएंगे। ठीक है, एक एक डेफिनेशन को आप ध्यान से देखिए। आज की वीडियो में हम लोग कुछ डेफिनेशंस को कवर करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस को कवर करेंगे। ठीक है, ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप इसको ध्यान से सुनिए। मिड सेम में या एंड सेम में या किसी भी एग्ज़ाम्स में ये आपको दिखाई पड़ जाएंगे कहीं पर भी। ठीक है, आइए सबसे पहले जानते हैं इनकम टैक्स क्या है। इनकम टैक्स इज ए डायरेक्ट टैक्स विच इज चार्ज ऑन इनकम ऑफ ए पर्सन। इट इज द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए, इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, जो कि इनकम पर लगाया जाता है। यानी कि इसके नाम से ही पता चल रहा है इनकम टैक्स का मतलब इनकम पर लगने वाला टैक्स। जो भी टैक्स हमारे इनकम के ऊपर लगता है उसको इनकम टैक्स बोलते हैं। और ये टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार हम पर लगाती है। ठीक है, ये हमारे इनकम पर लगाया जाता है और ये एक डायरेक्ट टैक्स है और ये सरकार के लिए इनकम का यानी रेवेन्यू का मेन सोर्स है। सरकार को पब्लिक से इनकम टैक्स मिलता है और सरकार इस टैक्स के पैसे से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने का काम करती है देश के अंदर। ठीक है, टैक्स दो तरह का होता है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब जीएसटी होता है, लेकिन इनकम टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है, इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, तो अगर आपको एग्ज़ाम में व्हाट इज इनकम टैक्स बोल के शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए बोला जाता है, आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, बस इतना सारा आप लिख देंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे भी मैं यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा नोट्स या कुछ भी लिखवाऊंगा नहीं। मेरा काम है आपको एक एक टॉपिक, एक एक डेफिनेशन को इनकम टैक्स का अच्छी तरीके से क्लियर करना, उसका मीनिंग समझाना। ठीक है, आप अपनी बुक से रीडिंग करिए और मैं यहाँ आपको एक एक चीज़ की मीनिंग क्लियर करता जाऊँगा। ठीक है, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और मुझे बताइए कि आपको क्या दिक्कत हो रही है। आइए हम लोग नेक्स्ट डेफिनेशन में आते हैं, जिसका नाम है प्रीवियस ईयर। ये 100% असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर ये एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा, 100% मान के चलो। ठीक है, प्रीवियस ईयर का क्या मतलब है और असेसमेंट ईयर का क्या मतलब है, सुनिए आप। ये जो आपका करंट ईयर है, आपका प्रीवियस ईयर को फाइनेंशियल ईयर भी बोलते हैं। ठीक है, यानी प्रीवियस ईयर का दूसरा नाम फाइनेंशियल ईयर भी है। ठीक, आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, प्रीवियस ईयर का दूसरा नाम फाइनेंशियल ईयर भी है। फाइनेंशियल ईयर भी बोलते हैं प्रीवियस ईयर को। ठीक है, यानी कि वित्तीय वर्ष बोलिए या इसको गत वर्ष हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, अब ये आपका जो करंट ईयर का फाइनेंशियल ईयर जिसको आप पढ़ेंगे वो है 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022। ठीक है, यानी कि 21-22 आपका फाइनेंशियल ईयर यानी कि प्रीवियस ईयर है। ठीक है, यानी कि कोई भी प्रीवियस ईयर 12 महीने यानी फाइनेंशियल ईयर 12 महीना 12 मंथ का होता है, जो कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च नेक्स्ट ईयर में वो एंड करता है। और आपके लिए ये जो आप करंट ईयर में पढ़ेंगे वो है 21-22, 2021-2022 ये आपका फाइनेंशियल ईयर है। कहने का क्या मतलब है कि प्रीवियस ईयर वो साल है जिसमें आप काम करते हैं और पैसा अर्न करते हैं। यानी कि इस एक साल के दौरान आप काम करेंगे और पैसा कमाएंगे। ठीक है, तो कहाँ तक कमाएंगे, 31 मार्च तक कमाएंगे। ठीक है, अगर बीच में कोई आपको बोलता है कि बताओ कितना इनकम हुआ और उस पर टैक्स दे दो, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक दिन भी बाकी है तो हो सकता है उसमें इनकम हो। तो जब तक ये साल बीतेगा नहीं, हम लोग कितना टैक्स लगेगा ये हम लोग डिसाइड नहीं कर पाएंगे। यानी कि फाइनेंशियल ईयर में पहले हम लोग काम करेंगे, एक साल पूरा काम करेंगे, पैसा अर्न करेंगे और
इसके ऊपर टैक्स देने के बारे में हम लोग बात करेंगे कब, जब ये साल गुजर जाएगा तब। जैसे ही ये साल गुजरेगा यानी 31 मार्च बीतेगा, हम लोग कहाँ आ जाएंगे, हम लोग यहाँ आ जाएंगे, यानी 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 23 में, यानी एक नया साल आ गया। ठीक है, यानी कि इस एक साल में हम लोग काम करेंगे। ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है। अभी इसका नाम आप प्रीवियस ईयर मत बोलिए, अभी इसको आप फाइनेंशियल ईयर बोलिए। ठीक है, अभी प्रीवियस ईयर इसका नाम क्यों पड़ा, अभी इसके बारे में बात करेंगे। एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर एक आदमी एक साल तक काम करता है, चाहे वो कहीं नौकरी करे, चाहे बिजनेस करे, चाहे कुछ भी करे, एक साल तक वो पैसा अर्न करेगा और अर्न करने के बाद फिर वो डिसाइड करेगा कि एक साल में कितना इनकम हुआ और अब मुझे उस पर कितना टैक्स देना है। टैक्स प्लानिंग के बारे में वो इसके बारे में बात करेगा। ठीक है, तो अब देखिए ये एक साल गुजरेगा और गुजरने के बाद जस्ट ये दूसरा दिन आएगा और दूसरे दिन अब ये बोलेगा ठीक है मेरा साल बीत गया, अब मैं बता सकता हूँ कि पिछले साल मैंने क्या क्या कमाया और उस पर क्या टैक्स देना है। तो जैसे ये दिन बीतेगा हम लोग एक नए साल में आ जाएंगे, क्योंकि 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल आएगा और 1 अप्रैल से एक नया साल स्टार्ट हो जाएगा। और इस साल में हम लोग बैठ के बात करेंगे कि लास्ट ईयर में हमने क्या कमाया है और उस पर कितना कितना % टैक्स देना है, क्या करना है, नहीं करना है। यानी सारा काम, टैक्स देने का सारा काम कौन से साल में होगा, इस साल में होगा। और इस साल में हम लोग जब बात करेंगे तो हम लोग हमेशा यही बात बोलेंगे कि पिछले साल हमने ये कमाया, पिछले साल हमने ये किया, पिछले साल हमने वो किया। यानी कि पिछले साल यानी लास्ट ईयर यानी कि प्रीवियस ईयर, यानी कि जब इस साल में बैठ के हम लोग टैक्स का कैलकुलेशन करेंगे तो इस साल को हम लोग प्रीवियस ईयर बोलेंगे। इसीलिए फाइनेंशियल ईयर का दूसरा नाम क्या पड़ जाता है, प्रीवियस ईयर पड़ जाता है। और इसका नाम असेसमेंट ईयर क्यों पड़ा, एसेस करने का मतलब निर्धारण करना होता है। निर्धारण करना मतलब डिसाइड करना कि हमको टैक्स देना कितना है। ठीक है, तो हम लोग फाइनेंशियल ईयर में पैसा कमाते हैं और इस इनकम के ऊपर में ये साल बीतने के बाद टैक्स देने के बारे में बात करते हैं। और इस साल में जब हम लोग टैक्स को कैलकुलेट करते हैं, इसीलिए इस साल का नाम पड़ जाता है असेसमेंट ईयर। और इस साल में जब बैठ के हम लोग इस साल के बारे में बात करते हैं बार बार, तो इस साल को हम लोग क्या बोलने लग जाते हैं, प्रीवियस ईयर, क्योंकि काम हम लोग टैक्स का कैलकुलेशन इस साल में करते हैं। इसीलिए इसके पहले वाले साल को हम लोग प्रीवियस ईयर बोलने लग जाते हैं। और सारा असेसमेंट यानी कि निर्धारण यानी डिसीजन जो हम लोग टैक्स लगाने के बारे में लेते हैं वो इस साल में लेते हैं, इसलिए इसका नाम असेसमेंट ईयर है। असेसमेंट का मतलब होता है डिसाइड करना कि क्या करना है। ठीक है, तो ये मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई दिक्कत हो समझने में आप मुझे बताइए, मैं आपको फिर से इसके बारे में और जानकारी दूंगा। अब आइए नेक्स्ट डेफिनेशन, पर्सन का क्या मतलब है। यहाँ पे लिखा हुआ पर्सन इंक्लूड्स द फॉलोइंग, इतना लंबा यहाँ पर एक लिस्ट आपके सामने है। देखिए पर्सन का मतलब अगर आप इसको नहीं देखते हैं तो पर्सन का मतलब हमारे नज़र में पर्सन का मतलब होता है कि कोई भी एक आदमी, इंसान, यानी कि जैसे मैं हूँ एक पर्सन हूँ, आप एक पर्सन है, कोई भी एक आदमी जो है उसको हम लोग पर्सन बोलते हैं। लेकिन इनकम टैक्स के नज़र में हर वो आदमी पर्सन है जो इनकम अर्न करता है। ठीक है, यानी जिसके पास इनकम है वो हर आदमी इनकम टैक्स की नज़र में पर्सन है। क्योंकि इनकम टैक्स बोलता है कि जो भी एंटिटी है, जितने भी एंटिटीज़ हैं जिनका सोर्स ऑफ इनकम है, जिसके ऊपर टैक्स लगाया जा सकता है, हर वो एंटिटी पर्सन है इनकम टैक्स की नज़र में। ठीक है, तो अब देखिए इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल एक पर्सन है। जैसे कि मैं एक इंडिविजुअल आदमी हूँ, मैं क्या हूँ, पर्सन हूँ। आप एक इंडिविजुअल आदमी हैं, आप क्या हैं, एक पर्सन है। कोई भी, मेरा भाई एक इंडिविजुअल आदमी है, ये पर्सन है। किसी की वाइफ एक इंडिविजुअल है, वो एक पर्सन है। यानी हो सकता है मैं नौकरी करता हूँ, कोई बिजनेस करता है, कोई अपना मकान किराए पर देता है, कहीं से भी कोई भी आदमी अर्न करता है, एक इंडिविजुअल आदमी, तो वो एक पर्सन है इनकम टैक्स की नज़र में। ठीक है,
इसके बाद हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF, यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को भी एक सेपरेट एंटिटी, एक अलग इंसान की तरह माना जाता है और उसकी इनकम पर भी अलग से टैक्स लगाया जाता है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मतलब है एक ऐसा फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जिसका बंटवारा अभी तक नहीं हुआ है, जिसमें ढेर सारे लोग रहते हैं। जैसे मान लीजिए एक दादाजी हैं, उनके 4 बेटे हैं और उन चारों बेटे के 2-2 बेटे हैं, उनकी वाइफ है, उनके बच्चे हैं, ठीक है। फैमिली में 20-25 लोग हैं और परिवार का बंटवारा नहीं हुआ है। जॉइंट फैमिली और प्रॉपर्टी, जॉइंट फैमिली की प्रॉपर्टी से इनकम हो रहा है, तो जो भी जॉइंट फैमिली का इनकम है उसके ऊपर अलग से टैक्स लगेगा। यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को भी पर्सन के डेफिनेशन के अंदर ही रखा जाएगा। यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को क्या माना जाएगा? एक इंसान मानकर, यानी एक पर्सन मानकर, एक सेपरेट एंटिटी मानकर उसके ऊपर भी टैक्स लगाया जाएगा। कंपनी, कंपनी के बारे में तो आप जानते ही हैं। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, यानी कि इसकी एक सेपरेट एंटिटी है, ठीक है। तो कंपनी का जो भी इनकम होगा तो कंपनी के इनकम के ऊपर भी अलग से टैक्स लगाया जाता है। कंपनी को भी अपने इनकम के ऊपर में टैक्स भरना पड़ता है। कंपनी भी इनकम टैक्स की नज़र में क्या है? एक पर्सन है, ठीक है। फर्म, फर्म मतलब पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म जो भी, जैसे मान लीजिए ABC 3 आदमी पार्टनर है, उनका एक बिजनेस है, उस पर इनकम हो रहा है, तो ABC अपनी अपनी सेपरेट इनकम पर तो टैक्स देंगे ही, लेकिन पार्टनरशिप फर्म जो अर्न कर रही है, पार्टनरशिप फर्म अपनी इनकम पर अलग से टैक्स देगी। इसलिए पार्टनरशिप फर्म को भी क्या माना जाएगा? पर्सन माना जाएगा। AOP BOI, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। एसोसिएशन ऑफ पर्सन यानी कि कुछ लोग मिलके कोई सोसाइटी चलाते हैं, ठीक है। तो सोसाइटी में अगर कोई इनकम हो रही है तो सोसाइटी को भी क्या माना जाएगा? एक पर्सन माना जाएगा। सोसाइटी को भी इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। यानी कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल को भी क्या माना जाएगा? पर्सन माना जाएगा। लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी को भी पर्सन माना जाता है। लोकल अथॉरिटी के अंदर में आता है म्युनिसिपैलिटी, ठीक है। तो म्युनिसिपैलिटी का अगर कोई इनकम है तो उस पर टैक्स लगाया जाएगा, उसको भी रिटर्न फाइल करना है और म्युनिसिपैलिटी को भी पर्सन के दायरे में रखा जाता है। इसके बाद आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ठीक है, इसके अंदर में जैसे आते हैं जैसे गॉड, गॉडेस, देवी देवता। यानी आपने देखा होगा कि बहुत से मंदिरों में देवी देवता के मंदिर में चढ़ावा चढ़ता है, उसका भी हिसाब किताब लेता है कौन? इनकम टैक्स। और उसको भी किस दायरे में रखा जाता है? पर्सन के दायरे में रखा जाता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई दिक्कत हो आप मुझे बताइए, मैं आपकी हेल्प करूँगा, ठीक है। और आपको डिटेल में जो भी नोट चाहिए आप अपनी बुक से पढ़िए। मेरा काम है आपको एक एक चीज़ के बारे में जानकारी देना, ठीक है। क्योंकि इनकम टैक्स की बुक जब आप पढ़ते होंगे आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती होगी, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक एक्सपर्ट्स की ज़रूरत हमेशा पड़ती होगी और मैं आपको हमेशा हेल्प करूँगा। एक एक डेफिनेशन आप ध्यान से सुनिए, बार बार वीडियो को देखिए। कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे मैसेज कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपकी हेल्प करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में और कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं उसको हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।